ये कहानी शुरू होती है 2010 में, जब बोइंग के मुख्य प्रतियोगी एयरबस ने A320 नियो विमान लॉन्च किया, जिसका नया इंजन 15% तक बेहतर कुशलता देता था। एयरलाइनों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत, जो पहले से ही काफी कम मार्जिन कमाते हैं। बोइंग के कमर्शियल हेड जेम्स ओलबर्ग ने इस मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दी। मुझे लगता है कि एयरबस का A320 की री इंजीनियरिंग करना आसान बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं। लेकिन इस लापरवाही का मूड बदला जब अमेरिकन एयरलाइंस के सीईओ जेरार्ड अर्पे ने बोइंग के बॉस जिम मैकनर्नी को फोन किया। हाय जिम, हम एयरबस के साथ 130 नियो हवाई जहाज का सौदा करने जा रहे हैं। अगर बोइंग को यह सौदा जीतना है तो जल्द ही एक ऐसा विमान बनाओ जो नियो को टक्कर दे सके। हैरान सीईओ ने कॉन्फ्रेंस रूम में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। पिछले एक दशक से अमेरिकन एयरलाइंस सिर्फ और सिर्फ बोइंग से ही विमान खरीदते आए थे, इसलिए ऐसे बड़े ग्राहक को खोने की सोच से सभी अधिकारी डर गए। कुछ तो करना था। कई विचारों पर चर्चा की गई और कई रद्द किए गए। हमें एक बिल्कुल नया विमान बनाना चाहिए जो 737 NG की जगह ले सके और जो नियो से बेहतर हो। फिर किसी ने यह कहा, सर क्यों ना हम पुराने 737 का ही ईंधन अधिक कुशल बनाकर उसे फिर से रीडिजाइन करें। ऐसा करने से ना ही लाखों करोड़ों डॉलर बचेंगे, पर समय भी ज्यादा नहीं लगेगा। बात में दम था। पायलट 1967 से 737 विमान के कई वर्जन उड़ा रहे थे और उस समय भी लगभग 9000 737 हवा में उड़ रहे थे। लेकिन एयरबस के खतरे के अलावा बोइंग अपने 787 ड्रीम लाइनर के बारे में भी चिंतित थे। फोर्ब्स के अनुसार बोइंग प्रत्येक ड्रीम लाइनर पर नुकसान कर रहा है। आज तक इस हवाई जहाज पर करीबन 26 से 30 बिलियन डॉलर के बीच का कुल घाटा हुआ है। बोइंग को एक लाभदायक विमान की सख्त जरूरत थी, वो भी ताबड़तोड़, जिसके जवाब में वो लाए 737 मैक्स। एक योजना तैयार की गई। इंजीनियरों ने 737 की ईंधन दक्षता में सुधार करने के लिए कई तरीके तलाशे। सबसे पहले उन्होंने CFM56 इंजन को एक बड़े शॉर्फिन स्टाइल लीप 1B इंजन से बदल दिया, जो 22:1 के कंप्रेशन अनुपात के उच्च दबाव पर चलने के लिए डिजाइन किया गया था, पहले वाले से 2 गुना, और जो हवा में तैरते कचरे को इंजन में घुसने से खुद ब खुद रोकता था। फिर बेहतर वायु गतिकी के लिए नाक को 8 इंच बढ़ाया, फ्लाइट डेक बदला और प्लेन पर नया रंग डालकर उसे एक नया रूप दिया। लेकिन कुछ समझौते करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि 737 में जमीन से दूरी पहले से कम थी और नया इंजन पुराने से भी बड़ा था। इसलिए इंजन को आगे और ऊपर, पंखों के किनारे तक और विंग की टिप की तरह बिठाए गए, ताकि वो लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान जमीन से घिसे नहीं। बोइंग को ये पता था कि इंजन की जगह में परिवर्तन विमान को अपनी पूंछ की ओर पीछे झुकाएगा। ऐसी ढलान हवा में विमान को स्टॉल भी कर सकता था, जिससे संभवतः दुर्घटना भी हो सकती थी। इसलिए बोइंग MCAS नामक एक सॉफ्टवेयर विकसित किया। जब भी ये सॉफ्टवेयर विमान को पीछे की ओर झुकता हुआ महसूस करता, तो इसे स्थिर करने के लिए वह स्वतः ही नाक को नीचे की ओर धकेलता। ऐसी त्रुटि पर मेकअप लगाकर ऐप छिपाते हुए बोइंग ने FFA में अमेंडेड टाइप प्रमाण पत्र के लिए आवेदन डाला। उन्हें यह बताना था कि विमान मैक्स 8 मौजूदा 737 का सिर्फ एक संशोधन था, नया विमान नहीं। FAA को इसे मंजूरी देने में 5 साल लग गए, जिस दौरान बोइंग ने मैक्स के 14% ईंधन दक्षता को बढ़ावा देते हुए भारी मार्केटिंग की। रीडिजाइन की वजह से मैक्स 8 एयरबस नियो की तुलना में 12 अधिक यात्री उड़ा सकता था, जो इस धंधे में एक महत्वपूर्ण लाभ है। 737 मैक्स एक बड़ी हिट साबित हुआ। बाढ़ की तरह बोइंग को दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे, जिसमें से एक अमेरिकन एयरलाइंस भी था। हे जिम, हम आपके 100 नए विमानों के लिए ऑर्डर देना चाहते हैं। भाग्य से लायन एयर 201 मैक्स विमान का $22 बिलियन ऑर्डर देकर बोइंग के इतिहास में सबसे बड़ा ऑर्डर दिया। मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार बोइंग प्रत्येक 737 मैक्स पर 12 से 15 मिलियन डॉलर, करीब 100 करोड़ रुपए का लाभ कमा रहा था। बोइंग का ये सबसे अच्छा समय माना जाना चाहिए था, और ऊपर से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन गौर से अगर देखें तो पता चलता है कि कई बोइंग कर्मचारी, जिन्होंने मैक्स के ऐप के बारे में मैनेजमेंट से सवाल उठाने की कोशिश की थी, उन्हें चुप कराया गया, ताकि समय पर और कम खर्च में काम हो। बोइंग ने अपनी इंजीनियरिंग उड़ान डेक सिमुलेटर पर 8000 घंटे और फ्लाइट टेस्ट सपोर्ट में 3000 घंटों की कटौती की। 2000 घंटे एवियोनिक्स रिग्रेशन टेस्टिंग में कम किया, जिससे ये पता चल सके कि कहीं नया सॉफ्टवेयर किसी और जगह तो नुकसान नहीं कर रहा। 737 मैक्स में कई वायु गतिकीय परिवर्तन करने के बाद ये बहुत ही चिंताजनक बात थी। समस्या को और गंभीर किया FFA ने, जब बोइंग के अपने कर्मचारियों को विमान स्वः प्रमाणित करने की ताकत दी, अधिकृत प्रतिनिधि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा।
जिसने आखिर में बोइंग को 91 कार्यों में से 79 सौंपे। एफएफए का कहना था कि सरकार से अपर्याप्त पैसे नहीं दिए जाने की वजह से वे मजबूर थे। हमारे पास सभी एयरलाइनों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ना ही बजट है और ना ही काबिल लोग। चूंकि मैक्स को मौजूदा 737 NG के उन्नयन रूप से रीडिजाइन किया गया था, बोइंग ने लेवल B प्रमाणन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, अर्थात पायलटों के लिए उड़ान सिमुलेटर प्रशिक्षण के बिना। ऐसा सर्टिफिकेशन बोइंग के लिए बहुत फायदेमंद था। साउथ वेस्ट एयरलाइन के 391 विमान ऑर्डर के अनुसार यदि एफएफए सिमुलेटर ट्रेनिंग का आदेश करता तो प्रत्येक विमान पर कम से कम 1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ तक की छूट देनी पड़ती। बोइंग ने आशा व्यक्त की कि पायलट जो 737 में कुशल हैं, वो नए मैक्स को केवल 15 घंटे के गैर सिमुलेटर ट्रेनिंग में सक्षमता प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि बोइंग ये जानते थे कि MCAS वो एक चीज थी जो मनचाहे प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बाधा डाल सकती थी। इसलिए उन्होंने MCAS को सुरक्षा महत्वपूर्ण प्रणाली में दिखाने के बदले ढेर सारे कागज के पहाड़ के नीचे दफन कर दिया। इथियोपिया एयरलाइंस की तरह कई जगह बोइंग ने MCAS का जिक्र अपने ऑपरेटिंग मैनुअल तक में नहीं किया। 2012 में एक सिमुलेशन में गड़बड़ी होने के बावजूद भी जहां एक बोइंग टेस्ट पायलट को MCAS की बेवजह सक्रियण सुलझाने में 10 सेकंड से अधिक समय लगा। ये सुलझाने में 4 सेकंड से ज्यादा तो नहीं लगने चाहिए। ऐसा ही रहा तो दुर्घटना होने के पूरे चांसेस हैं। कुछ इंजीनियरों ने इस मुद्दे के बारे में 2015-2018 के बीच कम से कम 6 अलग अलग आंतरिक बैठकों में एफएफए के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ उठाना चाहा, लेकिन हर बार बोइंग ने उनकी आशंकाओं को नजरअंदाज किया और एफएफए को इसकी सूचना तक नहीं दी, जो कि उन्हें करना चाहिए था। आखिरकार अगस्त 2016 में बोइंग की इच्छा को मंजूरी दे दी गई, जब एफएफए ने स्तर B प्रमाणीकरण के लिए अधिकतम अंतिम स्वीकृति दी, वो भी केवल 2 घंटे के लिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण के साथ। बोइंग की खुद की 15 घंटे की अनुमानित से काफी कम। अंतिम प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद भी एक पूर्व अमेरिकी स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर और अब एक बोइंग कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे। एक छोटी सी गलती भी विमान को सुरक्षा के खतरे में डाल सकती है। जीवन में पहली बार मैं बोइंग में अपने परिवार को उड़ाने में संकोच कर रहा हूँ। एड, सेना को पैसे कमाने की जरूरत नहीं। लायन एयर की सहायक कंपनी मलिंदो एयर को पहली मैक्स 8 विमान डिलीवरी करने के बाद मई 2017 में उन्होंने विशेष रूप से मांग की, हम अपने पायलटों के लिए सिमुलेटर ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। लेकिन उनके मुख्य तकनीकी पायलट ने उन्हें मना लिया। आपको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, ये पुराने 737 उड़ाने जैसा ही है। जिसके बारे में उन्होंने कुछ महीनों बाद अपने सहयोगी से डींगे मारी। मैं इस कंपनी के ढेर सारे डॉलर बचा रहा हूँ। इंजीनियर को क्या पता था कि जो MCAS सुरक्षा के लिए बनाई गई थी असलियत में त्रुटिपूर्ण थी। वो 2 अपने एंगल ऑफ अटैक AOA सेंसर से रीडिंग लेने की बजाय एक से ही ले रही थी। विमान की दूसरी तरफ का AOA सेंसर, असहमत सेंसर, जिसका काम मुख्य AOA सेंसर से रीडिंग की पुष्टि करना था, एक अतिरिक्त सुविधा थी जो सभी एयरलाइंस ने नहीं ली। एक अनिवार्य सुरक्षा बैकअप तंत्र की कमी के कारण ही लायन एयर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 200 विमान अब भी हवा में उड़ रहे थे, पर फिर भी बोइंग ने अपनी गलती नहीं मानी, ये कहकर कि MCAS के बारे में पढ़ने से पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। बावजूद इसके कि एफएफए की जोखिम मूल्यांकन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्स के जीवन काल के दौरान 15 अतिरिक्त दुर्घटनाओं और 2900 अधिक मौतों का अनुमान था, फिर भी उन्होंने बोइंग को उड़ान से नहीं रोका जब इंजीनियर MCAS सॉफ्टवेयर को ठीक करने में लगे हुए थे। एक आकलन जो दुखदायी रूप से सही साबित हुआ जब इथियोपियाई एयर उड़ान 302 बस कुछ ही महीनों बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई। 1 साल लग गया बोइंग CEO डेनिस मुइलेनबर्ग को निकालने में, जो इस संकट को निपटने के लिए दोषी ठहराए गए। जाते जाते उन्हें बोइंग ने $62 मिलियन करीब 450 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की। तुलना में क्रमशः दोनों दुर्घटनाओं में 189 और 157 मरने वालों को औसतन $1,44,500 लगभग 1 करोड़ की राशि दी गई, कुल $50 मिलियन। हालांकि जनवरी 2021 की ताजा खबर में बोइंग एक समझौते में 2.5 बिलियन यानी 19,000 करोड़ का आपराधिक दंड और पीड़ित लाभार्थियों के लिए 500 मिलियन फंड स्थापित करने का वादा किया है। 8,000 से अधिक कंपनियों ने जो बोइंग को पार्ट सप्लाई करती थी, उन्होंने अपनी आय और वेतन खोया सिर्फ बोइंग के लापरवाह व्यवहार के कारण। ग्राउंडिंग से जुड़े लागतों में $19 बिलियन का खर्च उठाने के लिए उन्हें वॉल स्ट्रीट बैंकों से $10 बिलियन जुटाने पड़े, जिसमें एयरलाइनों का मुआवजा 4.9 बिलियन था। 3,75,000 इंजीनियरिंग और टेस्टिंग घंटों और 1,300 परीक्षण उड़ानों के बाद मैक्स को EU और FFA दोनों से मंजूरी मिली। बोइंग ने विमान में जो बदलाव किए हैं उससे हम संतुष्ट हैं। ये सुधार है जो उन्होंने किया। MCAS सॉफ्टवेयर अब पायलट से नियंत्रण नहीं ले सकता। हर पायलट को उड़ान सिमुलेशन के 2 घंटे अनिवार्य किए गए।
मौजूदा हवाई जहाज उड़ान के मैनुअल में संशोधन, जबकि कुछ खरीदारों जैसे विमान किराए पर देने वाले फर्म एवलॉन ग्राउंडिंग के दौरान 75,737 मैक्स के ऑर्डर रद्द किए गए। यूएस आधारित एयरलाइंस ने दिसंबर 2020 के अंत से व्यावसायिक रूप से मैक्स उड़ान भरना शुरू कर दिया। अमेरिकन एयरलाइंस के मुताबिक वे अपने ग्राहकों को एक विकल्प प्रदान करेगी। अगर किसी को इस विमान में नहीं उड़ना तो हम उन्हें फिर से समायोजित करेंगे। भारत का स्पाइस जेट, जो पहले से ही 13 मैक्स का परिचालन कर रहा है, कोविड की ढील के बाद बाकी 192 विमानों की डिलीवरी लेना शुरू कर देगा। बोइंग के पास अभी भी 450 जेट बेचने के लिए तैयार टर्मेक पर पार्क है, जो प्रत्येक पर फिट है। लाल इंजन और पहिया कवर, सूरज से बचने के लिए विंडशील्ड स्क्रीन और एक छोटा जनरेटर जो ताजी हवा और धीमी बिजली अंदर देता रहता है, जो एरोप्लेन की सांस कायम रखता है। लेकिन क्या बोइंग और एफएफए ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा? फरवरी 2020 में जब lehamnews.com ने खुलासा किया, बोइंग फैक्ट्री में रखे प्लानों के ईंधन टैंक में कचरा पाया गया, तभी परिवेशी एजेंसियों ने गौर किया। एफएफए ने अपनी निरीक्षण निगरानी बढ़ा दी है। हालांकि वे अभी तक एक अन्य सुरक्षा मुद्दे पर कार्य नहीं कर रहे हैं, जब पाया गया कि 737 और 777 के कॉकपिट स्क्रीन के कुछ मॉडल मोबाइल फोन और रेडियो सिग्नल के लिए असुरक्षित थे। दुर्भाग्य से हाल ही में 737 विमान का 26 साल का वफादार पुराना मॉडल 737-500 62 लोगों के साथ इंडोनेशिया के जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विश्वसनीय ब्रांड जैसे बोइंग और जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर और मेडिकल इम्प्लांट ने अतीत में नियामकों और जनता दोनों को गुमराह किया है। बोइंग एक ऐसा ब्रांड है जिस पर हम भरोसा करते हैं, अपनी जान के साथ भरोसा, इसलिए इस तरह का व्यवहार दुखदायी है। बिस्बो की शायरी, बोइंग 737 मैक्स भरने लगा फिर परवाज, आओ उड़ो सब ठीक है, देते हैं वो फिर आवाज, ये तो वक्त बताएगा पर कितनी हुई सेफ उड़ान, घूमो इसमें सारी दुनिया, मन में भजना पर भगवान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।